हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फेयर बाय ज्योति। आज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट, फूड एंड इट्स कंपोनेंट कर चुके हैं। ये सीटेट, यूपी टेट, जो भी स्टेट के टेट होते हैं, अगर आप पेपर 2 वाला फॉर्म भरते हैं, पेपर 2 वाला, या फिर आप टीआरई देने के लिए सोच रहे हैं, टीआरई मतलब ये बिहार के टीचर वैकेंसी जो मेन वाली है, इसके बारे में सोच रहे हैं, जहाँ भी मतलब एनसीईआरटी साइंस सिलेबस है वहाँ पे ये काम में आएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा, ये जो सिलेबस है, ये जो चैप्टर है, तंतु से वस्त्र तक, हर जगह ये सिलेबस होता है साइंस में। अगर ये एनसीईआरटी पोर्शन है, एनसीईआरटी साइंस आपके सिलेबस का पार्ट है, तो खास करके ये टेट के लिए है। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी में तंतु से वस्त्र तक, जिसे बोलते हैं फाइबर टू फैब्रिक। इसमें देखते हैं, पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। ये जो तंतु होता है ना, फाइबर होता है, ये कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसे बोलते हैं फाइबर। और इससे कुछ प्रोसेस हुआ। आपको पता ही होगा कि जो तंतु होते हैं उनसे कुछ प्रोसेस किया जाता है, जैसे उनको रंगना, बुनना, ये सब करके फिर क्या बनता है, जो क्लॉथ्स बन जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फैब्रिक बोला जाता है। उन्हें फैब्रिक बोला जाता है। दूसरे शब्दों में देखते हैं, ये मान लीजिए कोई धागा है, यार्न है, ठीक है, ये धागा है ऐसे। फिर इसको मान लीजिए आप निडल में इसको डालना है। फिर ये क्या होता है, आप देखे होंगे कभी कभी धागे, जो ऐसे धागे होते हैं ना, यहाँ से ऐसे ऐसे रेसे टाइप के कुछ निकल जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो रेसे हैं ना इसमें निकल रहे हैं, यही है तंतु, जिसे बोलते हैं फाइबर। ये फाइबर है, ये फाइबर है। लेकिन इसको स्प्लिट कर लिया गया, इसको सब एक में स्प्लिट कर लिया गया, फिर रंग दिया गया और कुछ प्रोसेस करके इसको कपड़ों में यूज़ कर दिया गया। फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइबर, मतलब फैब्रिक हो जाएगा। मतलब ये जो फाइबर है वो रॉ मटेरियल होता है। जैसे कॉटन, आपको पता होगा जो कॉटन होता है वो किससे मिलता है, कॉटन प्लांट होता है। कॉटन प्राप्त करने के लिए कॉटन प्लांट होता है। तो जो कॉटन प्लांट होता है उससे जब हम कॉटन प्राप्त करते हैं कॉटन प्लांट से, तो ये कॉटन क्या है, ये रॉ मटेरियल है। जो रॉ मटेरियल है यही क्या होता है, यही फाइबर होता है। फिर रॉ मटेरियल पे कुछ प्रोसेस किए, जैसे उसे रंगना, बुनना, जो भी करना होता है, कुछ प्रोसेस किए। इसके बाद हम क्या उससे बना लिए, उससे हम कपड़े बना लिए, वस्त्र बना लिए। तो वो क्या वस्त्र क्या हो जाएगा, वो जो वस्त्र बना ना वो हो जाएगा आपका फैब्रिक। चलिए देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा इसमें देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, फाइबर, पहले फाइबर देखते हैं। फाइबर क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। जैसे कॉटन, किससे, कॉटन प्लांट से जो कॉटन निकालना, मतलब पहला स्टेप ही होता है वो क्या होता है, फाइबर होता है, रेसे जिसे बोलते हैं। ठीक है, रेसे ये होता है। फिर है, देखते हैं, इसको मैं कर दी हूँ शॉर्टकट में, ताकि आप अगर डेफिनेशन लंबा चौड़ा ना पढ़ पाएँ तो ये शॉर्टकट में अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। क्योंकि इसे जैसे ही आप देखेंगे तुरंत आपको फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या पता चल जाएगा। देखिए कॉटन क्या हुआ, कॉटन प्लांट से जो रॉ मटेरियल है, यहाँ पे अगर आप लिख रहे होंगे ना, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक कॉटन क्या है, ये रॉ मटेरियल है, आरएम करके लिख लीजिएगा, या फिर लिख लीजिएगा रॉ मटेरियल, कच्चा माल है ये जो पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल प्राप्त करना, यही क्या होता है, यही कॉटन, ये जो क्या है, ये फाइबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कॉटन लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये फाइबर है। फिर कुछ प्रोसेस होता है, अभी मैं बता ही दी क्या प्रोसेस होता है, ऊन बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए। फिर प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है, ये क्लॉथ्स बन गए, वस्त्र जो बन गए। तो ये वस्त्र क्या होगा, ये फैब्रिक हो गया। मतलब फाइबर से प्रोसेस हुआ, जो वस्त्र बने वो क्या हो गया, फैब्रिक हो गया। ये होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कॉटन ली हूँ। आपको पता होगा कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, जो कॉटन होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, कॉटन का रॉ मटेरियल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, ये किसका प्लांट होता है, ये प्लांट होता है, किसका प्लांट होता है, कॉटन का प्लांट होता है, उससे जो है कॉटन प्राप्त किया जाता है। फिर चलिए देखते हैं, ये फाइबर जो होता है इसे तंतु भी बोलते हैं, रेसे भी बोल सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, ये धागा है, यार्न है, इसका क्या, कलेक्शन ऑफ यार्न। जो मतलब मैं बोली नहीं कि ऐसे कोई धागा है, यहाँ से ऐसे ऐसे ढेर सारे तंतु निकल गए, तंतु हैं ये तंतु हो गया, जिसे फाइबर बोलेंगे। ये क्या हुआ, ये जब सारे एक ही में मतलब स्प्लिट कर दिया गया, इसको ऐसे ऐसे मोड़ दिया गया, तो ये ऐसे बन जाता है। तो ये तो तंतु हो गए। मतलब ये इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला, अलग अलग जो धागे उसमें निकले ना, आप देखे होंगे अलग अलग रेसा निकल जाता है, पतला पतला। जब आप सुई में धागा डालने जाते होंगे तो अगर वो धागा फैल जाता है तो यहाँ पे पतला पतला ऐसे रेसे सा निकल जाता है। और जो रेसा होता है वो होता है फाइबर। वहीं जब उस रेसे को हम स्प्लिट करके एक में कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, फैब्रिक। और उसे कपड़े में यूज कर लेते हैं तो फैब्रिक बन जाता है। तो कलेक्शन ऑफ यार्न, ये जो अलग अलग रेसे थे वो तो क्या था, फाइबर था। यहाँ पे अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो ऐसे कर लीजिएगा, ये यार्न हो गया पूरा। फिर इसमें से मान लीजिए ऐसे ऐसे रेसे निकल गए, यहाँ इसके आपको पता ही होगा कि एंड पोजीशन पे निकलता है रेसा।
रेसे निकल गए, ये रेसे क्या हो गई, ये फाइबर हो गया, ये हो गया फाइबर, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर दिया गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट कर दिया गया। स्प्लिट करने के बाद क्या हो गया, ये पूरा धागा एक धागा बन गया, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये फैब्रिक हो जाएगा। मतलब क्या है, ये जो यार्न था ना वो कलेक्शन ऑफ यार्न है, ढेर सारे धागे मिलके जब एक से ढेर सारे रेसे या तंतु मिलके जब एक धागा बना लेते तो वो हो जाता है फैब्रिक, ठीक। यहाँ पे देखिए फिगर के भी माध्यम से बताया गया है, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स। जो इसका ये जैसे ऐसे निकला इसको स्ट्रैंड बोलते हैं, जो तंतु होते हैं, रेसे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स बोलते हैं। इस स्ट्रैंड्स को जब स्प्लिट कर लिया गया तो फिर वो धागा बन गया। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है स्प्लिटिंग करते हुए। फिर है यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, फिर ये क्या हो रहा है, ये थिन स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो रहा है। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए निडल। जब आप जो है सुई में धागा डालने का प्रयास कर रहे होंगे उस टाइम का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। मेनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। जो होता है एंड ऑफ द थ्रेड, जो धागे का एंड होता है, एंड वाला होता है, वो क्या होता है, वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, स्ट्रैंड में स्प्रेड हो जाता है। फिर है स्ट्रैंड मतलब बोलते हैं पतली लड़ियाँ। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। मतलब ये जब ऐसे ऐसे फैल जाता है तो ये जो निडल होता है उसमें मतलब डालना ये क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जो हम देखते हैं, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स। जो किससे बने होते हैं, स्टिल जो है थिनर स्ट्रैंड से बने होते हैं। ढेर सारे स्ट्रैंड मिलके एक यार्न बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो फाइबर कहलाते हैं। जो ढेर सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, रेसे होते हैं, तंतु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फाइबर कहलाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बना होता है। अनेक धागे जब मिले तो ये क्या बन गया, ये कपड़ा बन गया, वस्त्र बन गया। और वो ये जो धागे बने थे, ये एक एक धागा किससे बना था, ऐसे ऐसे अनेक मतलब रेसों से बना था, तंतु से बना था। चलिए देखते हैं। फाइबर आपको पता होगा दो प्रकार का फाइबर होता है, एक होता है नेचुरल, एक नेचुरल होता है, दूसरा होता है मैन मेड, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें नेचुरल वाला। पहला है इट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ये जो नेचुरल फाइबर होता है किससे मिलता है, प्लांट्स से मिलता है और एनिमल से प्राप्त किया जाता है। इट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट्स के द्वारा नेचुरल फाइबर को प्राप्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल है नेचुरल फाइबर का, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये जो होता है, अगर आप मतलब ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेचुरल फाइबर होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, दूसरा एनिमल से। प्लांट्स से अभी मैं बताई, जैसे कॉटन प्लांट से कॉटन प्राप्त किया जाता था, वो नेचुरल फाइबर था, ठीक है। और एनिमल से आपको पता ही होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में या फिर जहाँ पे बर्फीला वाला एरिया होता है वहाँ पे भेड़ें जो होती हैं उनका पालन किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके बड़े बड़े ऐसे फर लगे होते हैं, उन फर को काटा जाता है और वही किससे मिलता है, फिर उनसे सिल्क बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, एक सिल्क बनाया जाता है, तो वो क्या होता है, या पश्मीना शाल उल बनाया जाता है, देखिए पश्मीना नाम की बकरी से। तो ये क्या है, ये नेचुरल फाइबर है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कॉटन जूट प्राप्त किया जाता है, जूट के प्लांट से। सिल्क है, सिल्क तो ये एनिमल से प्राप्त किया जाएगा। वूल जो है ये भी एनिमल से प्राप्त किया जाता है। ये हो गया एग्जाम्पल एक इसका नेचुरल फाइबर का। अब चलिए देखते हैं, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कौन सा मतलब किससे प्राप्त होता है। जैसे देखिए कॉटन और जूट किससे प्राप्त होता है, प्लांट फाइबर है ये। कॉटन और जूट क्या है, ये प्लांट फाइबर है, ये कॉटन प्लांट से, ये जूट प्लांट से मिलता है। दूसरा है वूल, ये जो ऊन है और सिल्क है ये किससे मिलता है, एनिमल फाइबर से मिलता है। जो ये किससे एनिमल फाइबर है, ये किससे मिलता है, गोट से मिलता है, सीप से मिलता है, हेयर ऑफ रैबिट्स से मिलता है, जो बड़े बड़े रैबिट्स होते हैं उनके हेयर से मिलता है, याक से मिलता है, कैमल्स से मिलता है। इतने होते हैं जिनसे ये वूल और सिल्क को प्राप्त किया जाता है, ये एनिमल फाइबर है। फिर है सिल्क फाइबर, जो सिल्क का फाइबर प्राप्त किया जाता है वो किससे, सिल्क वार्म से। आपको पता होगा कि एक लंबा प्रोसेस होता है जिसे कोकून बोला जाता है। सिल्क वार्म होता है, मतलब सिल्क का कीड़ा होता है, उसे पाला जाता है, फिर उबाला जाता है, ऐसे करके सिल्क को प्राप्त किया जाता है। अभी मैं लास्ट में प्रोसेस बताई हूँ उसका। चलिए पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर। दिस टाइप ऑफ फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। ये फाइबर क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस से
बना होता है ये फाइबर सिंथेटिक फाइबर जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल, इसे मैन मेड फाइबर ही बोला जाएगा। वो एक नेचुरल हो गया, दूसरा हो गया सिंथेटिक फाइबर। ये फाइबर किससे बनते हैं? जो फाइबर केमिकल सब्सटेंस से बने, केमिकल्स से बनाए जाते हैं, वो बनाए तो बिल्कुल नेचुरल फाइबर की तरह हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो केमिकल सब्सटेंस है, वो नेचुरल नहीं है, तो वो उन्हें बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये और भी हैं तमाम, लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट है पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ठीक है। फिर देखते हैं कॉटन फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में जो एग्जांपल है एक एक पढ़ेंगे, फिर सिंथेटिक फाइबर में जो एग्जांपल है एक एक पढ़ेंगे। कॉटन फाइबर होता है, इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। आपको पता होगा किस, अभी मैं बताई ही हूँ कि कॉटन प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। विच ग्रो इन कॉटन फील्ड, जो कहाँ पे मिलता है? कॉटन फील्ड में। और ये जो बहुत ऊष्म वाले एरिया होते हैं ना, दलदल ऊष्म टाइप के, वहाँ मिल पाया जाता है कॉटन प्लांट, ठीक है। जैसे देखिए कहाँ पे, गुजरात में और महाराष्ट्र में। यहाँ पे ये दोनों प्लेसेस फेमस है एनसीईआरटी में, इसका नाम भी मेंशन है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और ये कहाँ मिलते हैं? कॉटन फील्ड में, कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर प्राप्त किया जाता है। फिर ऐसे हो गया जूट या पटसन, इसे पटसन भी बोलते हैं। जूट को क्या बोलते हैं? पटसन भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं जूट की जगह पे पटसन दे दिया तो। इट्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट, ये जूट का जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम मतलब तना होता है ना, उससे प्राप्त किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? ऐसे पानी में गला दिया जाता है, इसके बाद उससे निकाला जाता है जूट। जूट की बोरी भी आप देखे होंगे। इट्स कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये कब कल्टिवेटेड के, इसकी खेती कब की जाती है? रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, ठीक है। इट्स मेनली ग्रोन इन, ये कहाँ पे ग्रोन, इसका मतलब ये कहाँ पे उत्पादित होता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ओके। और कहाँ पे? असम एंड बिहार, इस वाले एरिया में, मतलब जो हमारा वेस्ट ये पूर्वी वाला क्षेत्र होता है, इस वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं प्रोसेस। इसके पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब इसका जो प्लांट होता है ना, जब इसमें फ्लावरिंग होने लगता है, फ्लावर आने लगता है, तो उसी टाइम पे इसको काट लिया जाता है, इसके पेड़ को। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। जब इसके बाद प्लांट को काट लिया गया, अब इस प्लांट को क्या किया जाएगा? इसको वाटर में भिगो के, ऐसे वाटर में भिगो के रख लिया जाएगा। फिर इसमें से जो रेसे टाइप के होते हैं उसको अलग निकाल लिया जाएगा। फिर उसी से जूट या पटसन के जो बोरी वगैरह बनते हैं, वो सब इसी से बनाए जाते हैं। ऐसा करने पर तने क्या होते हैं? गल जाते हैं। उनसे पटसन तंतुओं को, यही तंतु क्या है? फाइबर है। यही तंतु ही क्या है? फाइबर है। से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। इनको पटसन के जो तंतु होते हैं उनको पृथक कर लिया, अलग कर लिया जाता है, जब वे क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं पानी में। ये होता है पटसन या जूट प्राप्त करने का तरीका। फिर रहता है वस्त्र बनाने से पहले तंतु को भागों में परिवर्तित किया जाता है। हाँ, जब कोई वस्त्र बनता है ना, उससे पहले जो अलग अलग तंतु होते हैं इनको अलग अलग भागों में परिवर्तित किया जाएगा। फिर इनसे क्या बनता है? फिर इनसे धागा बनाया जाएगा, इनको समेट करके एक एक धागा बनाया जाएगा। फिर धागा बनाने के बाद उसको कलर किया जाता है, फिर उसकी बुनाई होती है, फिर वो बनता है। पहली बात स्टेप देखते हैं कैसे बनता है ये। वस्त्र बनाने से पहले तंतु को क्या करते हैं? पहले भागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर क्या होता है? तंतु, अभी मैं बताई हूँ फाइबर किसे बोला जाता है, से धागा यार्न बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। जो फाइबर अलग अलग होते हैं ना, इनसे स्प्लिट कर ऐसे करके इनको जब धागा बना यार्न बना लिया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पिनिंग बोला जाता है, उसे कताई बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ये हस्त तकुआ, हैंड स्पैंडल या फिर तकली के द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा, उपकरण हस्त तकुआ या तकली के द्वारा किया जाता है। ये कताई वाला जो स्पिनिंग वाला प्रोसेस है। फिर देखते हैं तागों से वस्त्र बनाने की विधि। जो तागे यार्न होते हैं उनसे क्लॉथ से बनाने की विधि क्या क्या है, चलिए देखते हैं। स्टेप मतलब बताया जाएगा इसमें मुख्यतः 2 विधियाँ उपयोग में आती हैं। एक तो वीविंग हो गया, बुनाई हो गया, दूसरा हो गया बधाई। एक तो वो बुनाई हो गया, वीविंग जिसे बोलते हैं, दूसरा नेटिंग हो गया, बधाई जिसे बोलते हैं। दो प्रकार से किया जाता है, बुनाई हो गया, बधाई हो गया। बुनाई में देखते हैं क्या करते हैं। इन दिस मेथड यूज 2 सेट्स ऑफ यार्न। बुनाई वाले में आप देखे होंगे घर पे भी स्वेटर वगैरह जब बुना जाता है तो 2 सेट लेते हैं, धागे का या ऊन का, वूल का, जो भी लेते हैं, यार्न का 2 सेट लेते हैं। एक सिलाई में इधर, एक सिलाई में इधर। तो इसमें क्या वीविंग में क्या होता है? 2 सेट यूज़ होता है। वहीं अगर नेटिंग में देखते हैं तो इस मेथड में एक ही सेट बस यूज़ होता है, बांधने वाले में एक ही सेट यूज़ होता है।
देखिए इन दिस मेथड यूज सिंगल सेट ऑफ यार्न, इसमें सिंगल सेट यार्न का यूज होता है। इसमें देखिए फोटो में दिखाया गया है ये निटिंग हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, निटिंग हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, वीविंग हो रहा है। नोट्स उसमें दिया गया था एनसीईआरटी में, नोट्स से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया था। अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन। जो अर्ली इंडियन मतलब पुराने भारतीय लोग थे वो क्या करते थे, कौन सा फैब्रिक पहनते थे, कॉटन फैब्रिक पहनते थे। दैट ग्रू इन, जो कहाँ पे मतलब होता था, रीजन्स नियर द रिवर गंगा। वो जो गंगा नदी है, ऐसे मान लीजिए गंगा नदी गई है ना, इसके जो पास के एरियाज़ हैं यहाँ पे क्या होते थे, जो कॉटन फैब्रिक है, फाइबर है, यहाँ से ये प्राप्त किए जाते हैं, यही बोला गया है। अगर आपके कहीं भी क्वेश्चन आए कि प्राचीन समय में जो भारतीय लोग पहनते थे फाइबर, कॉटन फाइबर के फैब्रिक, मतलब कि एक वस्त्र पहनते थे, वो कहाँ फाइबर प्राप्त किया जाता, कहाँ से, तो वो कहाँ प्राप्त किया जाता था, गंगा के पास वाले क्षेत्र से वो प्राप्त किया जाता था पहले। फिर है फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट। फ्लैक्स जो होता है ये एक प्लांट होता है। गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स क्या देता है, ये प्लांट है। अगर पूछ लिया गया फ्लैक्स क्या है तो आप क्या लगाएंगे, ये एक प्लांट है। कौन सा प्लांट्स है, ये प्लांट है, और क्या देता है, ये नेचुरल फाइबर देता है, नेचुरल फाइबर देता है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, ये फ्लैक्स जो है वो मतलब एक प्लांट है और ये देता है नेचुरल फाइबर। एंड इट्स कल्टिवेटर, और कहाँ पे होता है ये, नियर द रिवर नाइल। नील नदी जो है उसके पास में ये होता है। नील नदी मिस्र में है, आपको पता ही होगा कि नील नदी ज़्यादातर मतलब एक देश में तो रहेगी नहीं, नील नदी ज़्यादातर, नील नदी का ज़्यादा वाला एरिया जो है वो मिस्र में है, तभी तो मिस्र का शोक भी कहा जाता है नील नदी को, तो मिस्र वाले एरिया में है ये। तो नील नदी के आसपास जो फ्लैक्स नामक पौधा होता है वो मतलब प्राप्त होता है और इससे नेचुरल फाइबर मिलता है। अब ऊन के बारे में देखते हैं, वूल जिसे बोलते हैं। मेड फ्राम, ये बनता किससे है, अभी मैं आप देखे थे कि ये एनिमल्स फाइबर से बनता है, सीप से, याक से। ये ज़्यादातर ना ठंडे वाले एरिया में पाए जाएंगे, जैसे अपने यहाँ लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, बर्फीले वाले क्षेत्र में। गोट है एंड सम अदर एनिमल्स। याकुल, ये याक जो है फेमस है। याकुल कहाँ मिलता है, ये तिब्बत और लद्दाख में मिलता है, तिब्बत और लद्दाख में। अंगोरा वूल जो होता है वो अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा वूल, ये क्वेश्चन बन सकता है, अंगोरा वूल कहाँ से मिलता है, तो अंगोरा बकरी से मिलता है। अब देखिए अंगोरा बकरी कहाँ पाई जाती है, ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, या हिली रीजन बोल देंगे, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिली रीजन जहाँ भी है आपको पता ही होगा कि वहाँ ये पाया जाता है। लामा अल्पाका, ये कहाँ मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है, दक्षिणी अमेरिका में मिलता है लामा और अल्पाका, इससे भी वूल मिलता है, ये भी एनिमल का एक प्रजाति है। कश्मीरी गोट्स, कश्मीर में जो गोट्स मिलते हैं ना, बकरियां होती हैं जो कश्मीर में, उनसे क्या मिलता है, पश्मीना शॉल मिलता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, फेमस भी होगा, आपके सीटेट में अक्सर क्वेश्चन बनता है पश्मीना शॉल से। तो ये कहाँ, कश्मीरी बकरी से ये बनाया जाता है, पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरी से। पश्मीना शॉल के लिए जो ऊन आता है, वूल आता है, वो कहाँ किससे मिलता है, वो मिलता है कश्मीरी गोट से। चलिए देखते हैं क्या 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 कहाँ से मिलता है। ये क्या है, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप, जो सीप हैं उनके कुछ इंडियन ब्रीड हैं जो कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये दिया गया है, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है। लोही, ये कहाँ मिलता है, राजस्थान में, पंजाब में, और इसके ऊन की क्वालिटी क्या होती है, गुड क्वालिटी वूल, इससे बहुत अच्छा ऊन मिलता है। लोही जो होता है सीप का ये ब्रीड है, और ये मिलता कहाँ पे है, ये राजस्थान में और पंजाब वाले एरिया में। फिर है रामपुर बुसैर, ये कहाँ मिलता है, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में। फिर नाली, ये कारपेट ऊल है और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलता है। बकरवाल, ये वुलन शॉल के लिए होता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है, जैसे बकरवाल है, पश्मीना शॉल है, ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ही मिलता है। मारवाड़ी, ये कोर्स वूल इससे मिलता है और ये गुजरात में पाया जाता है। एक तो देखिए हमारा जो इंडिया भारत का नक्शा ऐसे ऐसे बना है ना, ऐसे करके इधर, एक तो इस वाले रीजन में मिलता है, दूसरा इस वाले रीजन में ज़्यादातर मिलता है। देखिए ये वाला रीजन आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, और हिमाचल प्रदेश हो गया। ये वाला जो रीजन हो गया वो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहीं पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। फिर है मारवाड़ी, आपको बताई दी हूँ, गुजरात में मिलता है। और ये पटनावाड़ी जो है ये किससे मिलता है, हौजरी, इससे प्राप्त किया जाता है, हौजरी के लिए, हौजरी का कपड़ा आप देखे होंगे, गुजरात से मिलता है ये। चलिए देखते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग किसे बोलते हैं, वर्णात्मक प्रजनन।
जानते हो एक स्पेशल प्रकार के अगर भेड़ है और या फिर कोई मतलब प्रजाति उसको प्राप्त करना है तो उनके लिए जो होता नहीं है जनक के उनको जो पैदा करने वाले होते हैं उनको चयन किया जाता है, अलग अलग चयन किया जाता है ताकि जो आने वाले मतलब भेड़ बकरी जो भी हों वो अच्छे ब्रीड के हों। इसी को वर्णात्मक प्रजनन बोला जाता है। तंतु रूपी मुलायम बालों वाली, जैसे तंतु रूपी मुलायम बालों वाली, इसमें सॉफ्ट वूल चाहिए, हेयर चाहिए वाली जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। यहाँ पे जो इन लोगों का पालन करते हैं ना वो ऐसा काम करते हैं कि ताकि इसमें चयन मतलब चयन करके ही प्रजनन की प्रक्रिया करवाएंगे ताकि उसमें जो भेड़ें उत्पन्न हो ना, जो सीप उत्पन्न हो, उनके जो मुलायम बाल हों वो काफ़ी मुलायम हो और लंबे लंबे हो और अच्छे हो, जिससे अच्छे ऊन मिल सके। यही होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्ट किया जाता है ब्रीड के लिए। फिर है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। फाइबर से वूल तक बनाने का क्या प्रोसेस होता है ये चलिए देखते हैं। फाइबर से वूल बनाने तक का प्रोसेस क्या क्या है। सियरिंग, सियरिंग का मतलब होता है कताई। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें ऊन की कताई किया जाता है, जैसे बाल का काटना सियरिंग कहलाता है। जैसे भेड़ बकरी जो भी होंगे उनके बाल को सबसे पहले काटा जाता है, उसी बाल को काटना कहते हैं सियरिंग। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप देखते हैं, स्कोरिंग हो गया सेकेंड स्टेप। अब मार्जिन जिसे बोलते हैं, मार्जिन यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, मार्जिन हो जाएगा इसे। अभी मार्जिन, भेड़ की कटे हुए बाल को धोया जाता है। पहले क्या क्या किया गया, भेड़ के जो बाल हैं उनको काटा गया है, जिस प्रोसेस को बोलेंगे हम सियरिंग। फिर स्कोरिंग आ गया, इसको क्या स्कोरिंग आ गया, ठीक है। स्कोरिंग में क्या होगा, इसमें जो बाल कटे हुए बाल है ना, कटे हुए जो बाल हैं उनको क्या किया जाएगा, अच्छे से वॉश किया जाएगा, धुला जाएगा, इसे बोलते हैं अभी मार्जिन या स्कोरिंग, ठीक। फिर है सॉर्टिंग, जिसे बोलते हैं छटाई। बालों को काटा गया, बालों को धोया गया। फिर है छटाई, सॉर्टिंग बोलते हैं। अच्छे व लंबे बालों को अलग किया गया, बाल काट लिया गया, बाल को धुल लिया गया, इसमें से जो लंबे लंबे अच्छे बाल होंगे उनको अलग कर लिया जाएगा, जिसे छटाई बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। फिर है फाइबर से छोटे रेशों को हटाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसे लंबे लंबे जो फाइबर होंगे उनको बुनना उनको ज़्यादा आसान होगा, और वहीं अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे होंगे वो उधर जाएंगे, वो उनको बुनना आसान नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे ऐसे फाइबर है ना, इनको इससे हटा लिया जाता है। फाइबर से छोटे छोटे रेशों को हटाना और फिर धुलाई की जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है, फिर से धुलाई होगी, इन छोटे रेशों को हटाया जाएगा, फिर से धुलाई होगी और फिर अच्छे से इनको सुखाया जाएगा। फोर्थ स्टेप है ये। फिर क्या होगा, इसके बाद रेसों को विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। फिर क्या किया जाता है, उनको कलर किया जाता है, जो रेसे होते हैं उनको कलर किया जाता है, कलरिंग आ गया। फिर रीलिंग हो गया, रेसों को स्ट्रेट किया जाना, फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाना। जो रेसे होते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे 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 मुड़ गए, ऐसे ऐसे जाके मुड़ गए, तो उनको ऐसे क्या किया जाएगा, स्ट्रेट किया जाएगा बिल्कुल, और इसके बाद उनको लपेट लपेट के एक एक धागे के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। फिर उनकी बुनाई होगी, रीलिंग जिसे बोलते हैं। ये होता है लास्ट स्टेप। यहाँ पे देखिए पहले क्या किया गया, आप मतलब फिगर के माध्यम से समझेंगे ना, जैसे ही आप अगर कॉपी में लिखे रहेंगे ना, अगर ये फिगर को देख लेंगे उतने सारे सेंटेंस 1 मिनट में आपको वो हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे। देखिए पहले यहाँ पे दिखाया गया ना, शेयरिंग ऑफ ए सीप, जो सीप होता है, भेड़ होता है, उसके बाल को काटना फर्स्ट स्टेप है। फिर काटने के बाद क्या होता है, स्कॉरिंग, जिसे मतलब क्या बोलते हैं, धुलना। काटने के बाद क्या होगा, धुला जाएगा। धुलने के बाद क्या होगा, उसमें से छोटे रेसे होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, फिर से धुला जाएगा, फिर उनको क्या किया जाएगा, उनको फिर रोल किया जाएगा, रोलिंग इनटू यार्न। फिर जो अलग अलग है उनको ऐसे ऐसे रोल करके फिर इनको अलग अलग धागों के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, फिर उनको उनकी बुनाई की जाएगी। ये हो गए फाइबर टू वूल के प्रोसेस स्टेप हो गए। चलिए देखते हैं सिल्क। सिल्क क्या होता है, सिल्क को रेशम बोला जाता है। ये क्या है, याद रखिएगा, ये नेचुरल फाइबर होता है। ये प्राप्त किससे किया जाता है, सिल्क वार्म नामक जो कीड़ा होता है, सिल्क के कीड़े होते हैं, आपको पता ही होगा कि जो सिल्क के कीड़े होते हैं, आपने सुना भी होगा, सिल्क के जो कीड़े होते हैं, इसमें इनटू सिल्क फाइबर, ये जो सिल्क वार्म होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। और रेशम के कीट जो होते हैं, उन कीड़े को कीट बोला जाता है। जो रेशम के कीट होते हैं, इनका पालन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर आसानी से मिल सके, इनका पालन किया जाता है। तो उन्हीं के पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन रेशम कीट के पालन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है।
अब देखिए प्रोसेस देखते हैं। आपको पता होगा कि जो अंडे है वो रेशम कीट, मादा जो रेशम होता है, रेशम कीट होता है, वही अंडे देती है। यहाँ पे राजू लिखा है, ये गलत है, ठीक है। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिसे लार्वा निकलते हैं, और जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। जो अंडे देती है उससे जो लार्वा निकलते हैं ना, उन्हें क्या बोला जाता है? रेशम कीट बोला जाता है या फिर कैटरपिलर बोला जाता है। पूछ लिया जाएगा कभी कभी एग्जाम में, कैटरपिलर क्या है। जो मादा रेशम अंडे देती है उसी के उससे जो लार्वा निकलता वही क्या है? कैटरपिलर है या फिर रेशम का कीट है। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर होता है यही जो रेशम की कैटरपिलर या रेशम कीट है ना, इसमें क्या होने लगेगा? इसमें ग्रोथ होने लगेगा, वृद्धि होने लगेगी। वह जब कैटरपिलर अपने जीवन की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, इसमें क्या होगा? निरंतर ही इसमें ग्रोथ होता रहेगा, और ग्रोथ के लिए अच्छा वहाँ पे माहौल देंगे। उनको अलग अलग पत्तियों पे रख दिया जाता है। आप पढ़े होंगे कि उनको अलग अलग, जो रेशम के कीट होते हैं उनको अलग अलग पत्तियों पे रख दिया जाता है, क्योंकि वो पत्तियों को खाते हैं, तो रख दिया जाता है ताकि वो क्या हो, उनमें जो ग्रोथ हो वो अच्छा हो और जल्दी जल्दी वो तैयार हों। जैसे उनका ग्रोथ हो जाता है, जो कैटरपिलर होते हैं उनका जैसे ही ग्रोथ हो, अंडे दी तो उसे कैटरपिलर बोला गया। फिर उसमें ग्रोथ होने लगा कैटरपिलर में, और वो अपने जीवन चक्र के जो उसका लाइफ है उसके अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए वो तैयार हो जाता है। जिसे जैसे ही कैटरपिलर का ग्रोथ हुआ, यहाँ पे देखिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे शॉर्टकट में। जब भी आप लिखा करिए ना, ऐसे आप बॉक्स टाइप का, केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप, बॉक्स टाइप का अक्सर बनता था रिएक्शन के लिए। नहीं भी बॉक्स बनाए तो एक लाइन में लिखेंगे तो उससे पूरा एक एक पेज का डेफिनेशन ना एक लाइन में लिखा जाता है। जिससे क्या हो, जब आपका एग्जाम आए ना, उसे एक लाइन को देख के आप पूरा डेफिनेशन अपने मतलब माइंड में रिकॉल कर पाए। देखिए पहले क्या हुआ, फीमेल जो वो थी, मादा थी, उसने क्या दिया? उसने अंडे दिया। अंडे दिया, उस अंडों को क्या कहा गया? उन्हीं अंडों के जो लार्वा, उन्हीं अंडों के लार्वा को क्या कहा गया? कैटरपिलर। कैटरपिलर कहा गया। और इसे क्या बोलते हैं? एक तो कैटरपिलर, दूसरा देखें यहाँ पे क्या बोला गया? रेशम कीट। रेशम कीट बोला गया, ठीक है। एक तो कैटरपिलर बोला गया, दूसरा रेशम कीट बोला गया, ठीक है। अंडे दी मादा रेशम कीट ने, अंडे दिया, उसी को क्या बोला गया? कैटरपिलर बोला गया। कैटरपिलर बोला गया। और इसी कैटरपिलर को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इसे कीट भी बोलते हैं, रेशम कीट, सिल्कवॉर्म जिसे बोलते हैं, इसी को ये बोलते हैं। फिर यहीं से आप तुरंत लगा देंगे कि जैसे इसका क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। यहाँ एरो के ऊपर आप ग्रोथ लिख देंगे। इसका ग्रोथ हुआ और वो अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेप में प्रवेश करने वाली थी। तुरंत क्या हुआ? जब इसका ग्रोथ हो गया तो इसे क्या बोला गया? ग्रोथ होने के बाद इसे ही बोला गया प्यूपा। लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे जगह नहीं है उतना। ग्रोथ होने के बाद क्या हो गया? ये प्यूपा हो गया। अब चलिए देखते हैं, यही स्टेप होता है। फिर प्यूपा को लाते हैं, उसमें से जो कीड़े होते हैं उसको निकाल, उसके आसपास मतलब चारों तरफ प्रोटीन हो जाता है। फिर उसे निकालते हैं, उसे गर्म पानी में उबालते हैं। पेनफुल होता है ये वैसे। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। अपने इर्द गिर्द एक जाल बना लेता है। ये प्यूपा जो होता है ना, वो अपने इर्द गिर्द क्या कर लेता है? एक जाल बना लेता है। एक मिनट, चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। ये अपने हेड को किस फॉर्म में बना लेता है? ऐसे चलता 8 इस आकार का हो जाता है। 8 गिनती जो 8 होता है उसके आकार का हो जाता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। अभी बोली ना, ये जो कीड़ा होता है कैटरपिलर होता है, ये क्या करता है? सीक्रेट करता है। ये फाइबर सीक्रेट करता है, जो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो फाइबर सीक्रेट करता है वो किसका बना होता है? पूछा जा सकता है। जो फाइबर कैटरपिलर जो फाइबर सीक्रेट करता है वो किसका बना होता है? वो प्रोटीन का बना होता है। विच हार्डेंस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, जो क्या बनने लगता है? सिल्क फाइबर की तरह होने लगता है। सून द कैटरपिलर, जल्दी ही कैटरपिलर क्या करता है? कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। वो जल्दी, फिर जो क्या करता है? जल्दी ही वो जो कैटरपिलर है ना, वही अंडे देती है, अंडा ही कैटरपिलर कहलाता है। जो कैटरपिलर है ना, वो क्या करता है? अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। इट्स सिल्क फाइबर, उसी ही प्रोटीन को, जाल को ही सिल्क फाइबर बोला गया है। उसी जाल से खुद को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है प्रोटीन से। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। यही जो कवर करता है ना, इससे ही बोला जाता है कोकून। 8 के आकार का हो जाता है चारों तरफ। देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ।
यहाँ पे जगह है ना, ये जो कैटरपिलर होता है वो अपने आसपास जाल बना लेती है, ईंट के आकार का हो जाता है और अपने आसपास क्या बना लेता है, जाल बना लेता है। वो जाल जो बनता है ना इसके आसपास का है, ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा, ये जो फाइबर होता है अपने आसपास के फाइबर बना लेता है। फाइबर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है सिल्क फाइबर, यही सिल्क फाइबर कहलाता है। और इसी से मिलता भी है सिल्क फाइबर। और ये जो आसपास इसको ऐसे बना लिया, प्रोटीन का जाल बना लिया, फिर ये कंप्लीट क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। ठीक है, कोकून कहलाता है कंप्लीटली, ये क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे देखिए, हिंदी वाले देख लीजिए। अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। मतलब जब जाल हो जाएगा उसमें थोड़ा भारीपन आ जाएगा, अपने स्थान पे बना रहेगा। फिर यह अंग्रेजी संख्या के 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। 8 के आकार का बन गया। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर अपने तार के रूप में प्रोटीन बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाते हैं। जब वो होता नहीं, जब वो बाहर इसके फाइबर जो होता है 8 टाइप का, ये इस आकार का बन गया। जब बाहर फाइबर लग रहा है तो ये इस पर हवा लगेगी, हवा लगने की वजह से क्या होगा, ये कठोर होता जाएगा, टाइट होता जाएगा। और जब वो टाइट बनेगा तो ये रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। फिर क्या बन जाता है, वही ग्रोथ हो गया ना, प्यूपा बन गया। यह आवरण कोकून कहलाता है। यह आवरण क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। यही आवरण कोकून कहलाता है। इसमें देखें कहीं प्रोसेस है, हाँ ये देखिए, मेल हो गया, फीमेल हो गया, एडल्ट सिल्क मोथ। ठीक है, ये फीमेल वाले ही अंडे देगी। फिर क्या होगा, ये अंडे जो देगी सिल्क वर्म हो जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, अलग अलग इसके जो अंडे हैं ना उसको किस पे रखा जाता है, मलबरी लीव्स पे रखा जाता है। याद रखिएगा, मलबरी लीव्स पर रखा जाता है। इस पे इसका ग्रोथ अच्छा होता है। फिर क्या बनता है, ये कोकून बनता है। कोकून विद डेवलपिंग मोथ। ठीक है, ये जो चारों तरफ इसके देखिए फाइबर बना लिया, प्रोटीन का जो फाइबर बना लिया, ये हो गया। फिर यही होता है कोकून। इसको निकाला जाता है, फिर पानी में गर्म किया जाता, उबाला जाता है शायद, मतलब पेनफुल होता है, समझ लीजिए सिल्क पहनने लायक ही नहीं होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ था टेजर सिल्क, और क्या होता है, मूगा सिल्क, एरी सिल्क, कोसा सिल्क, एटीसी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स। ये कोकून्स से ही बनते हैं। और स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ ऑफ द मलबरी सिल्क मोथ। ठीक है, ये जो होता है, जो कॉमन सिल्क होता है वो मलबरी सिल्क मोथ होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। ये क्या होता है, जो इस कोकून से जो सिल्क मिलता है मलबरी सिल्क से, जो मलबरी सिल्क का जो मोथ होता है वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, लसर होता है, चमकीला होता है, इलास्टिक होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और क्या किया जा सकता है, इसको ब्यूटीफुल कलर में डाइड किया जा सकता है, रंगा जा सकता है। ये चमकीला होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, जो सिल्क मोथ होता है। ठीक है, इससे कौन कौन से सिल्क मिलते हैं, ये देखिए, ये इतने सिल्क याद रखिएगा, इससे मिलते हैं। इस सिल्क के नाम को याद रखिएगा। फिर होता है द कोकून आर केप्ट अंडर द सन बॉइल्ड। क्या किया जाता है, देखिए प्रोसेस है इसके बाद वाला। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन, इसको धूप में रखा जाता है, और बॉइल्ड, या क्या किया जाता है, बॉयल कर लिया जाता है, और एक्सपोज्ड टू स्टीम, या फिर भाप में मतलब कर एक्सपोज कर लिया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट। इसके बाद क्या हो जाता है, जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। यही कहलाता है जो अलग करना, जो इसके थ्रेड होते हैं फाइबर के, उसको अलग करना कोकून से, यही क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। यही रीलिंग कहलाता है। और ये जो मलबरी सिल्क होता है ये बहुत फेमस होता है। ये सॉफ्ट होता है, लेसर होता है, इलास्टिक होता है, और इसको अलग अलग कलर में कलरफुल भी किया जा सकता है, तो इसलिए इसे मलबरी वाले लीव्स पे ही रखा जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम का धागा होता है रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से प्राप्त किया जाता है। आप फिगर देखिए ही होंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। मेल होता है, फीमेल होता है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। इस एग को रखा जाता है मलबरी लीव्स पे। जब मलबरी लीव्स पे रखा जाएगा तो तभी ये क्या मिलेगा,
मलबेरी सिल्क इसी से मिलता है और ये सिल्क काफ़ी अच्छा होता है। सिल्क वार्म मतलब कीड़े को मलबेरी वाले पत्ते पर रखा गया, फिर कोकून को लिया जाता है, फिर इस कोकून को या तो धूप में रखा जाता है या फिर एक्सपोज किया जाता है स्टीम में, या फिर क्या होता है बॉयल कर लिया जाता है, ये होता है पूरा सिल्क से फाइबर मतलब सिल्क बनाने का, ऊन सिल्क से रेशम के कपड़े बनाने का पूरा प्रोसेस होता है। यही पूरा प्रोसेस है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो छोटे छोटे प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा, इसमें जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना उन्हीं को पूछा जाएगा। जैसे इसमें पूछ लिया गया कैटरपिलर क्या है, तो अंडे जो होते हैं वो कैटरपिलर होते हैं। फिर इनका जो ग्रोथ हो जाता है, तो वो ग्रोथ होने के बाद क्या होता है प्यूपा। वो ग्रोथ कैसे होता है, अपने सिर को 8 के आकार में कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इसके चारों तरफ प्रोटीन के फाइबर को, इसको भी पूछा जा सकता है, प्रोटीन के फाइबर को बना लेते हैं। फिर ये प्रोटीन का जो फाइबर होता है, इस पर जब हवा लगती है या सूखने लगता है, तो ये सूखा हुआ प्रोटीन का जो फाइबर होता है, इसे क्या बोला जाता है, रेशम का फाइबर बोला जाता है। इस सिल्क फाइबर बोला जाता है जिसे। इसके बाद 8 के आकार के होते हैं। इनको अगर इनका अच्छा मतलब मलबरी सिल्क प्राप्त करना हो, इनका अच्छा ग्रोथ कराना हो, तो हम किस पे रख देते हैं, मलबरी लीव्स पे रख देते हैं। और इसके बाद इसी से जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं, इसे कोकून बोलते हैं। फिर उसी कोकून को गर्म किया जाता है, स्टीम में एक्सपोज किया जाता है, और फिर या फिर बॉयल कर लिया जाता है, फिर उसी से मिलता है। और दूसरी बात यह है कि इनको अलग अलग या फिर किया जा सकता है, डाइट किया जा सकता है कलर में, अलग अलग कलर में इनको जो है कलर भी किया जा सकता है। और ये जो है इतने सिल्क के जो वैराइटीज़ हैं वो इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रीलिंग ऑफ सिल्क किसे बोला जाता है, यही जो प्रोसेस होता है बॉयल करने का, एक्सपोज करने का स्टीम में, यही जो होता है। और ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून से जो बाहर निकालने का थ्रेड्स होते हैं, इसके रेशे होते हैं, इसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वही रीलिंग ऑफ सिल्क है। ऐसे प्रोसेस पूछा जाता है एक साथ, ऐसा नहीं है कि पूरा पूछ लिया, कोई स्टेप इसमें से उठा के पूछ लिया गया। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। ये फिगर आप देख लेंगे, आप खुद ही सारे स्टेप जो है याद हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन से भरा हुआ है, फिर कोकून है, लास्ट में क्या निकलता है, कोकून निकलता है, यहाँ से शुरू होता है। इसलिए आप जैसे ही इसको देखेंगे ना, ये अंडे को यहाँ रखा गया, फिर इसका ग्रोथ हो गया, ग्रोथ होने के बाद सिल्क वार्म बना, सिल्क वार्म बनने के बाद देखिए ये जो है 8 के आकार का देखिए हो गया, देखिए अपने चारों तरफ 8 के आकार का कर लिया अपना सिर, फिर फाइबर से बन गया, फिर इससे कोकून हुआ। कोकून को अब क्या किया जाएगा, स्टीम में किया जाएगा या तो धूप में रख दिया जाएगा। यही टोटल प्रोसेस है रेशम के कपड़े को बनाने का। इसके बाद फिर क्या होता है जानते हैं, रेशम ये जो होता नहीं है फाइबर को, इसको अलग कर ही लिया गया। अब इसको अलग अलग रंगों से क्या किया जाएगा, रंगों से रंगा जाएगा, फिर इसकी क्या होगी, वीविंग होगी, बुनाई होगी। यही होता है पूरा प्रोसेस। आई होप आपको क्लास जो है पसंद आई होगी। और दूसरी बात ये है, कल हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर और भी प्लास्टिक वगैरह है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये देखिए इस 6th क्लास में इतना नहीं था, इसमें 6th, 7th और 8th में जो संश्लेषित मतलब फाइबर है, प्लास्टिक है, ये सब 8th वाले में है, 8th वाले NCERT में है। तो ये तीनों क्लास के NCERT को मैं एक ही में ऐड की हूँ, इसलिए कल वाली क्लास में पढ़ेंगे आगे की, जैसे सिंथेटिक फाइबर है और प्लास्टिक है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और CDP वाला पोर्शन भी चल रहा है, चैप्टर वाइज चल रहा है। आप किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर CTET की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगा ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।